हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का चंद राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने जो है चंद राजवंश से संबंधित जो 35 राजा हुए थे उनसे संबंधित मैंने एक पार्ट में अपलोड कर रखा है। आज हम यहाँ पे 36वें राजा से देखेंगे रतन चंद। और रतन चंद से पहले हम देखेंगे यहाँ पे चंदकालीन सीरा राज्य। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी हैं इसके मैंने 8 पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जब ये हमारा चंदवंश संबंधित कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पूरे चंदवंश के यानी जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो चंदकालीन सीरा राज्य है। तो यहाँ पे दिया है कि जो सीरा का अर्थ क्या होता है, भोजन या खीर होता है। सीरा का अर्थ क्या होता है, भोजन या खीर होता है, जो वर्तमान डीडी हाट में स्थित था और डोटियों के मल शासकों के अधीन था। तो सीरा का अर्थ क्या होता है, भोजन या खीर होता है। वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, ये डीडी हाट में स्थित है। और ये किसके अधीन था, ये डोटियों के मल शासकों के अधीन था। सीरा के जो मल थे वो स्वयं को राय या रेखा कहते थे। क्या कहते थे, जो सीरा के मल थे वो स्वयं को क्या मानते थे, राय या रेखा कहते थे। और यहाँ मल वंश का संस्थापक जगत मल को माना जाता है। तो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सीरा के मल अपने आप को क्या मानते थे, राय या रेखा मानते थे। और जो मल वंश का संस्थापक था वो कौन था, जगत मल को माना जाता है। भारतीय चंद के समय डोटी या नेपाल के शासक जयमल यक्षमल थे, जिन्होंने जो है सीरा को अपने राज्य में मिलाकर इस पर्वत डोटी कहा था। इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भारतीय चंद के समय जो है डोटी या नेपाल के शासक थे जयमल या यक्षमल थे। इन्होंने क्या किया था, सीरा को जो है अपने राज्य में मिलाया और इसे क्या कहा, पर्वत डोटी कहा। फिर भारतीय चंद के समय सीरा में कल्याण मल का शासन था। किसका शासन था, जब भारतीय चंद का कुमाऊं में शासन था तो समय सीरा में किसका, कल्याण मल का शासन था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। सीरा में भारतीय चंद ने डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। किसको, सीरा में भारतीय चंद ने डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। और डुंगरा बसेड़ा के बाद मदन सिंह और राय सिंह सामंत नियुक्त हुए थे। बसेड़ों ने जो है 1452 ईस्वी से लेकर 1539 ईस्वी तक शासन किया था। कब से, बसेड़ों ने 1542 ईस्वी से और 1539 ईस्वी तक शासन किया था। 1539 ईस्वी में डोट राजा रायमल सीरा का शासक बना, जो सीरा का 11वां शासक था। इसके बाद शोभामल सीरा का शासक बना और शोभामल ने अपनी पुत्री का जो विवाह है बालो कल्याण चंद के साथ किया था। कल्याण चंद के पुत्र रुद्रचंद के समय हरिमल सीरा का शासक था, जिसे जो है रुद्रचंद ने 1590 ईस्वी में पराजित किया था। रुद्रचंद ने थल विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर शिव मंदिर बनवाया था और रुद्रचंद ने सीरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त भी कराया था। सीरा से मलों का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1353 ईस्वी का प्राप्त होता है। अब आ जाते हैं हम चंद शासक रतन चंद। अब इससे पहले हमने जो भी सीरा राज्य से इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़े, एक बार हम उनको थोड़ा सा नज़र आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमने देखा था कि सीरा का अर्थ क्या होता है, खीर होता है, जो वर्तमान में कहाँ पे है, डीडी हाट में स्थित है और डोटी मल शासकों की अधीन था सीरा के मल स्वयं को क्या मानते थे, राय या रेखा मानते थे। मल वंश का संस्थापक जगत मल को माना जाता है। भारतीय चंद के समय डोटी नेपाल के जो है डोटी या नेपाल के शासक थे जयमल या यक्षमल, और इन्होंने क्या किया था, सीरा को अपने राज्य में मिलाया था, जिसे पर्वत डोटी कहा गया। भारतीय चंद के समय सीरा में जो है कल्याण मल का शासन था और जो सीरा में भारतीय चंद ने डुंगरा बसेड़ा को जो है अपने यहाँ पे सामंत भी नियुक्त किया था। डुंगरा बसेड़ा के बाद जो है मदन सिंह और राय सिंह सामंत नियुक्त हुए थे और बसेड़ों ने 1452 ईस्वी से लेकर 1539 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया था। 1539 ईस्वी में डोटी राजा थे रायमल सीरा का शासक, जो सीरा का 11वां शासक था। इसके बाद शोभामल जो है सीरा का शासक बना। शोभामल ने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह किया था बालो कल्याण चंद के साथ।
और कल्याणचंद के पुत्र रुद्रचंद के समय हरिमल सिरा का शासक था, जिसे रुद्रचंद ने 1590 ईस्वी में पराजित किया था। रुद्रचंद ने थल विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर शिव मंदिर बनवाया था और रुद्रचंद ने सिरा में भूमि का विधिपूर्वक बंदोबस्त भी कराया था। सिरा से पहले मलों का जो प्राचीनतम ताम्रपत्र है ये 1353 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। अब आ जाते हैं हम चंद शासक थे रुद्रचंद। ये थे फ्रेंड्स 36वें चंद शासक। कौन थे? 36वें चंद शासक थे और इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1450 से, कब से? 1450 से और 1488 तक इनका शासन था। 1450 से 1488 तक इनका शासन था। चंदों में पहला भू बंदोबस्त कराया था। किसने? रतन चंद ने। और चंपावत के खेतीकान ताम्रपत्र से ये उल्लेख मिलता है। कहाँ से पता चलता है? कि चंपावत के खेतीकान ताम्रपत्र से उल्लेख मिलता है कि जो रतन चंद है 1450 से 1488 तक इनका शासन था और चंदों में पहला इन्होंने भूमि बंदोबस्त कराया था। यह चंद वंश का ऐसा पहला शासक था। इसने जो है रतन चंद ने नागमल को हराकर जो है डोटी में पुनः कब्जा किया था। क्या किया था? रतन चंद ने नागमल को हराया था और पुनः क्या किया था? डोटी पर कब्जा कर लिया था। अब देख लेते हैं सबसे पहले जो पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है? लोहाघाट व हुड़ेती ताम्रपत्र में रतन चंद का उल्लेख मिलता है। लोहाघाट व हुड़ेती ताम्रपत्र में रतन चंद का उल्लेख मिलता है। भारती चंद के बाद उसका पुत्र रतन चंद जो है 1477 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसके समय डोटी में नागमल ने विद्रोह किया, जिसका शासन 11 वर्ष तक रहा। रतन चंद ने नागमल को परास्त कर पुनः जो है डोटी पर शाही वंश का अधिकार स्थापित किया था और रतन चंद ने थल के राजा सूर सिंह मेहरा को भी परास्त किया था। रतन चंद पहला चंद शासक है जिसने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया एवं जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं कि केतल नामक भूमि बंदोबस्त जो है अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी? ये की थी चंद शासक। और चंद शासक ऐसा पहला शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त का कार्य प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे चंद शासक कीर्तिचंद। तो कीर्तिचंद जो है रतन चंद का पुत्र था कीर्तिचंद और 1488 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक इसने कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था, जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। तो कीर्तिचंद आपको हर यहाँ पे जो भी यहाँ पे मिलेंगे उन सब के बारे में कुछ ना कुछ अलग अलग पॉइंट देखने को मिलेंगे। कहीं आपको जो है कीर्तिचंद आपको ऐसा पता चलेगा कि कीर्तिचंद का जो शासन था 1488 से 1451 था। कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 1488 से 1506 देखने को मिलेगा और कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 1488 से 1503 तक शासन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ये पता चलती है कि कीर्तिचंद जो है कीर्तिचंद पे आक्रमण किया था 1491 में अजय पाल जो है कीर्तिचंद ने 1491 में अजय पाल पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और ये जो है गढ़वाल का शासक अजय पाल का क्या था? समकालीन था। यानी गढ़वाल में उस समय शासन कौन कर रहे थे? अजय पाल कर रहे थे। और कुमाऊं में कौन शासन कर रहे थे? कीर्तिचंद कर रहे थे। और इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया और गढ़वाल शासक अजय पाल को क्या किया था? पराजित किया था। इसने जो है नागनाथ सिद्ध बाबा कीर्तिचंद के दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन बाबा आया था? नागनाथ सिद्ध बाबा कीर्तिचंद के दरबार में भी आया था। अब इसके बारे में देख लेते हैं। कीर्तिचंद ने गढ़वाल शासक अजय पाल को पराजित किया था और कीर्तिचंद ने राज्य विस्तार में 12 मंडल व बिशोद आदि क्षेत्रों का अपने राज्य में मिलाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कीर्तिचंद ने क्या किया था? राज्य विस्तार किया था। 12 मंडल और बिशोद को, ये जो क्षेत्र था, इसको क्या किया था? अपने राज्य में यहाँ पे मिला दिया था। राजा कीर्तिचंद के समय नागनाथ सिद्ध नाम के एक योगेश्वर चंपावत आए थे। कौन आए थे? जो राजा कीर्तिचंद हैं इनके समय एक सिद्ध नाम था क्या? नागनाथ। और एक योगेश्वर, ये कहाँ आए थे? चंपावत आए थे। कीर्तिचंद के बाद क्रमशः जो राजा बने थे प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद, भीष्मचंद, ये राजा हुए थे। और यहाँ पे कीर्तिचंद कौन से राजा थे? कीर्तिचंद राजा थे आपके 37वें राजा। उसके बाद यहाँ पे दिया है भीष्मचंद।
तो भीष्मचंद्र फ्रेंड्स जो थे ये 43वें राजा थे। कौन से थे? 43वें, 43 नंबर के थे। और इन्होंने जो शासन किया था, आपको ये यहाँ पे भी जो है अलग अलग देखने को मिलेगा। इनका जो शासन था 1555 से और 1560 देखने को मिलेगा। लेकिन हर बुक में आपको हर लेखक के द्वारा अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे भीष्मचंद्र ने अपनी राजधानी चंपाव से स्थानांतरित कर अल्मोड़ा आलमनगर में बनाई, लेकिन ये जो है बालो कल्याण चंद के शासनकाल में बनकर पूर्ण हुई थी। देखो, राजधानी चंपाव से स्थानांतरित किसने की थी अल्मोड़ा में? ये की थी भीष्मचंद्र ने। लेकिन बनकर तैयार किसके शासनकाल में हो रही है? कल्याण चंद के शासनकाल में हो रही है। खगमरा किला अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित है और इस किले का निर्माण जो है भीष्मचंद्र ने कराया था। और भीष्मचंद्र चंपावत में शासन करने वाला अंतिम शासक था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भीष्मचंद्र 1512 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा, जिसका 1514 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला। अब हमने देखा था, एक बार मैंने आपको क्या बताया कि जो भीष्मचंद्र है इसका शासन 1555 से 1560 बताया गया। लेकिन अलग अलग मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अलग अलग बुक में आपको क्या मिलेगा, अलग अलग यहाँ पे डेट देखने को मिलेंगे। अब इस बुक में जो है ये दिया है कि जो भीष्मचंद्र ने ये 1512 ईस्वी से और 1530 ईस्वी तक इनका शासन था, क्योंकि पता चलता है 1514 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला था। किसके बारे में? भीष्मचंद्र के बारे में। भीष्मचंद्र ने खगमरा किले का निर्माण कराया और आलमनगर की नींव यहाँ पे डाली थी। उसके बाद भीष्मचंद्र ने क्या किया? ताराचंद के पुत्र कल्याणचंद को गोद लिया था। भीष्मचंद्र ने ताराचंद के पुत्र थे कल्याणचंद और इनको क्या किया था? गोद लिया था। और भारत में बाबर आक्रमण के समय भीष्मचंद्र जो है कुमाऊं का शासक था और गजवा नामक खसिया मुखिया ने भीष्मचंद्र का वध किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में बाबर आक्रमण के समय जो भीष्मचंद्र था वो कहाँ का शासन था? वो कुमाऊं का शासन था। यानी बाबर का जब आक्रमण हुआ था, कब हुआ था ये आपको कमेंट में करना है कि बाबर ने भारत पे आक्रमण कब किया था। और जो इस समय कुमाऊं में शासक कौन था? भीष्मचंद्र। इस समय क्या हुआ था कि गजुवा नामक खसिया मुखिया ने भीष्मचंद्र का यहाँ पे क्या किया था? वध किया था। अब आ जाते हैं हम चंद शासक बालो कल्याण चंद। चंद शासक जो बालो कल्याण चंद हैं ये 44वें राजा थे और ये 1560 से 1568 ईस्वी तक इनका जो शासन है देखने को मिलता है। बालो कल्याण कालीन ताम्रपत्र कल्पानीगाड़ और पिथौरागढ़ से मिले हैं। इनके जो ताम्रपत्र मिले कहाँ से? कल्पानीगाड़, पिथौरागढ़ से। कल्याण चंद 1545 से और 1565 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। अब यहाँ पर भी फिर क्या है, एक जो थोड़ा मिसगाइड टाइप का, यानी कि अलग अलग बुक में ये इसीलिए जो है काफ़ी कन्फ्यूजिंग यहाँ पे होती है कि कब कौन सा शासक यहाँ पे, क्योंकि कई भी बुक में जो है एकदम आपको ऑथेंटिक नहीं मिलेगा। हर बुक में अलग अलग इनके बारे में दिया हुआ है। तो इसके शासनकाल यहाँ पे देखेंगे तो एक क्या है कि 1560 से और 1568 ईस्वी। लेकिन यहाँ पे दिया कि कल्याण चंद 1545 ईस्वी से और 1565 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया? गद्दी पर बैठा रहा। बालो कल्याण चंद भीष्मचंद्र का गोद लिया हुआ पुत्र था। बालो कल्याण चंद भीष्मचंद्र का गोद लिया हुआ पुत्र था, जिसके विस्तृत विजय के कारण सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। तो किसको मिली थी ये उपाधि? बालो कल्याण चंद को। क्या कौन सी उपाधि मिली थी? महाराजाधिराज की उपाधि। कल्याण चंद के समय राजधानी अल्मोड़ा पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी और अल्मोड़ा स्थित राजधानी को राजापुर कहा गया। कल्याण चंद ने मणकोट राज्य को चंद राज्य में मिलाया था और गंगोली व दानपुर पर कब्जा बालो कल्याण चंद के समय में हुआ था। कल्याण चंद अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण करवाया और अल्मोड़ा में नेला पोखर किले का भी निर्माण कराया था। बालो कल्याण चंद का विवाह जो है डोटी के मल्ल राजकुमारी के साथ हुआ था। बालो कल्याण चंद का विवाह किससे हो रहा है? डोटी के मल्ल राजा थे उन राजकुमारी के साथ हुआ था। विवाह के बाद रेका राजा हरिमल ने अपनी बहन को दान स्वरूप सोर का प्रांत दिया, लेकिन कल्याण चंद सीर प्रांत को भी चाहता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो विवाह के बाद क्या हुआ था, रेका राजा था हरिमल ने क्या किया था? अपनी बहन को दान स्वरूप क्या दिया था? सोर का प्रांत दिया, लेकिन जो कल्याण चंद था वो क्या चाहता था? सीर प्रांत को चाहता था। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए रुद्रचंद ने सीरगढ़ के किले पर 7 बार आक्रमण किया था।
और रुद्रचंद ने सेनापति पुरुषोत्तम पंत की सहायता से 1581 ईस्वी में सीरागढ़ का किला जीता था। इम्पोर्टेंट पॉइंट कि रुद्रचंद ने सेनापति पुरुषोत्तम पंत की सहायता से क्या किया था, 1581 में क्या किया था, सीरगढ़ का किला जीता था। इस्लाम शाह सूर के शत्रु खास खां थे और उनको चंद राज्य में शरण का सही समय ज्ञात नहीं है। उस समय मणिक चंद या कल्याण चंद में से कोई भी शासक हो सकता है। तो इस्लाम शाह सूर के शत्रु खास खां को चंद राज्य में जो है शरण का सही समय यहाँ पे पता नहीं है कि कौन था, मणिक चंद था या कल्याण चंद था, और यहाँ पे कौन सा शासक हो सकता है, यहाँ पे इन दोनों में से। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार खास खां ने मणिक चंद के समय कुमाऊं में शरण ली थी। बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि जब खास खां ने कुमाऊं में शरण ली, उस समय जो कुमाऊं का जो राजा था वो था माणिकचंद। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार माणिकचंद ने इस्लाम शाह सूर के शाही हुक्म के जवाब में लिखा कि मैं उस किस प्रकार कैद कर सकता हूँ जिसने मेरी शरण मांगी है। जब तक मुझ में दम है मैं ऐसे नीच कर्म का अपराधी नहीं हो सकता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजा बालो कल्याण चंद ने अपने शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वायत्ता या पंचायती पद्धति लागू की और महाराष्ट्र के लेखक अनंत देव ने अपने ग्रंथ स्मृति यानी कौस्तुभ में कल्याण चंद को प्रजा हितैषी बताया। अब इसके बारे में थोड़ा बालो कल्याण चंद के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या था कि शासनकाल में जो चंद वंश की राजधानी अल्मोड़ा बनकर पूर्ण रूप तैयार हो गई थी। काला पानी गाड़ यानी पिथौरागढ़ से प्राप्त अभिलेख से पता चलता है कि कल्याण चंद को महाराजा धीराज कल्याण चंद की उपाधि दी गई थी और कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित छावनी के भीतर लाल मंडी किले का निर्माण करवाया था। लेकिन 1816 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोरखाओं को परास्त कर इस किले में झंडा फहराया था और इस किले को जो है फोर्ट मोयरा नाम दिया गया और इसने मणकोटी राज्य को चंद वंश में मिलाया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यानी कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में क्या किया था, अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित क्या किया था, छावनी के भीतर लाल मंडी किले का निर्माण कराया था। लेकिन क्या होता है 1816 ईस्वी में, आपको पता है कि क्या होता है 1815-16 ईस्वी में क्या होती है, संगोली की संधि होती है और उस समय से गोरखाओं को के बाद यहाँ पे उत्तराखंड में किसका शासन हो जाता है, अंग्रेजों का। अब अंग्रेजों ने क्या किया था, वहाँ पे अपना यहाँ पे झंडा फहरा दिया था। इस किले को क्या कहा गया, अब फोर्ट मोयरा नाम दिया गया और यहाँ पे इसने जो है मणकोटी राज्य को जो है चंदवंश में मिलाया था। आगे देखेंगे और यहाँ पे हमने पढ़ा था माणिक चंद। तो माणिक चंद आपके क्या थे, 1533 से 1545 ईस्वी। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो है एक पॉइंट, चलो इसको आगे देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम पुरुषोत्तम पंत। तो पुरुषोत्तम पंत जो है यहाँ पे पुरुषोत्तम पंत के बारे में देखेंगे। तो पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद का सेनापति था। कौन था, रुद्रचंद का सेनापति था जिसका उपनाम पुरखू पंत था, जो मूल रूप से पिथौरागढ़ का निवासी था। पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है और पुरुषोत्तम पंत मराठी ब्राह्मण जयदेव के पुत्र थे। तो पुरुषोत्तम पंत को क्या कहा गया, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा गया है। और पुरुषोत्तम पंत मराठी ब्राह्मण जयदेव के पुत्र थे। कल्याण चंद की पत्नी ने वचन लिया था कि जब तक सीरगढ़ का किला चंदों के अधीन नहीं होगा तब तक सती नहीं होगी। कल्याण चंद की पत्नी ने क्या लिया था, वचन लिया था कि जब तक सीरगढ़ का किला चंदों के अधीन नहीं होगा तब तक वो क्या नहीं होंगी, सती नहीं होंगी। और अपने वचन के अनुरूप सीरगढ़ का किला जीतने के बाद कल्याण चंद की पत्नी क्या हुई थी, सती हुई थी। सीरगढ़ से हरिमल को भगाने में मुख्य योगदान पुरखू पंत का था और ग्वालदम का युद्ध या बधानगढ़ का युद्ध 1561 ईस्वी में पुरुषोत्तम पंत पडियार राजपूतों के हाथ मारे गए थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे सीरगढ़ से हरिमल को भगाने में मुख्य योगदान किसका था, पुरखू पंत का। और ग्वालदम का जो यहाँ पे ग्वालदम का युद्ध हुआ था, बधानगढ़ का युद्ध हुआ था 1581 ईस्वी में। तो पुरुषोत्तम पंत पडियार जो है राजपूतों के हाथ यहाँ पे मारे गए थे। ग्वालदम के युद्ध के समय गढ़वाल शासक कौन था, बलभद्र शाह था। जब ग्वालदम का युद्ध हुआ था उस समय गढ़वाल का शासक कौन था, बलभद्र शाह था। अब आ जाते हम
चंद शासक थे रुद्रचंद। तो रुद्रचंद के बारे में ये थे 45वें राजा। कौन थे? 45वें राजा थे 1568 ईस्वी से 1597। तो बालो कल्याण चंद के पश्चात 45वां राजा बना चंद शासक रुद्रचंद गद्दी पर बैठा और इसने रुद्रचंद का कार्यकाल 1565 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक था। 1565 ईस्वी से 1587 ईस्वी तक रुद्रचंद एक स्वतंत्र राजा था। क्या था? 1565 से 1587 तक क्या था? एक स्वतंत्र राजा था। रुद्रचंद अकबर का समकालीन था। रुद्रचंद अकबर का समकालीन था, जिसने 1587 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी हिरोन की खालें आदि जो है सभी मूल्यवान वस्तुएं यहाँ पे भेंट की थी। किसने? रुद्रचंद ने अकबरों को क्या दिया था? अकबर को क्या दिया था? तिब्बती याक दिया था, कस्तूरी हिरोनों की खालें दी थी। ये सभी मूल्यवान वस्तुएं उनको भेंट की थी। अकबर ने जो है रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दे दिया और तब से जमींदार कहना प्रारंभ किया। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की जो 1588 ईस्वी में अकबर से लाहौर में भेंट हुई और रुद्रचंद के बीरबल से अच्छे संबंध थे। तो अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की जो है 1588 ईस्वी में अकबर से लाहौर में भेंट हुई थी और रुद्रचंद जो थे इनके बीरबल से क्या थे? बहुत ही अच्छे संबंध थे। अबुल फजल की आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। अबुल फजल की आईने अकबरी में क्या दिखाया गया है? कुमाऊं सरकार को क्या दिखाया गया है? दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया और उसके समय तराई पर हुसैन खान ने कब्जा किया था। रुद्रचंद ने क्या किया था? तराई पर आक्रमण किया था और उस समय तराई पर किसका कब्जा था? हुसैन खान का। रुद्रचंद ने तराई में रुद्रपुर नगर एवं अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना की और महल के अंदर रामशिला मंदिर बनवाया था। रुद्रचंद ने क्या किया था? तराई में रुद्रपुर नगर और अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना की थी और महल के अंदर क्या बनाया था? रामशिला मंदिर बनवाया था। किसने? रुद्रचंद ने। रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की यानी रसोइयों की भ्रांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रुद्रचंद ने जिस तरह से गढ़वाल में क्या होता था? सरोला ब्राह्मण यानी जो क्या करते थे? शादी ब्याह कोई भी कार्यक्रम होता था उस समय वहाँ पे खाना बनाते थे। इसी तरह से रुद्रचंद ने भी क्या किया था? कुमाऊं में क्या किया था? चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई, जिसको सरोला ब्राह्मण यानी आज आप देखते होंगे कि गांव में ये गढ़वाल में या कहीं भी प्रचलित वर्ड है सरूल का मतलब होता है जो खाना बनाना, जो बहुत अच्छा खाना बनाता है। और उस समय क्या था? केवल जो ब्राह्मण था वही क्या बनाता था? खाना बनाता था। पूरे चाहे कोई भी जितनी पंडित हो तो उन सबको खाना कौन खिलाता था? जो सरोला होता था। यानी किचन में जो जहाँ पे खाना बनता था वहाँ पे अन्य किसी को जाने की अनुमति भी नहीं होती थी। आपने अभी भी अगर आप गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे खाना बनता है तो जो एक रोटी वगैरह सब बना लेते हैं, लेकिन जैसे चावल बनता है तो चावल की धोती पहन के पीली या सफ़ेद धोती पहन के फिर अगर जो बांटते भी हैं तो उस धोती को पहनते हैं और फिर उसको पहनने के पश्चात जो चौक में या कहीं पर भी आपकी एक पंक्ति में लोग बैठते हैं तो उसमें कोई भी ना तो चप्पल लेके जाता है, ना किचन में चप्पल, वहाँ पे जो रसोड़ा होता है वहाँ पे की चप्पल जाती हैं। जब मतलब शादी ब्याह में जैसे बाहर बनता है टेंट के नीचे उसमें, अब तो खैर सबने अलग मॉडर्न अपना लिया, लेकिन गांव घरों में अभी भी देखने को मिलता है कि पूरा उसमें तो जो सरोला होता है वो साड़ी नहीं कहते, धोती पहन के, जो मर्दानी धोती उसको बोलते हैं, तो उस धोती को पहन के वाइट या येलो कलर की, तो उसको पहन के क्या करता है? पूरे जो लोग होते हैं उसमें खाना बांटता है। ये अभी भी गढ़वाल में काफ़ी देखने को मिलता है और कुमाऊं में भी देखने को मिलता है। तो चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पचबीड़िए या तिस्थानी व उनके नीचे हलियाएँ पतलिए ब्राह्मणों के वर्ग बनाए गए। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कि रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति क्या किया था? कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई और चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पचबीड़िए या तिस्थानी व उनके नीचे हलियाए पतले ब्राह्मणों के वर्ग बनाए। औली ब्राह्मणों के वर्ग का कार्य औले पढ़ने पर सतर्क करना था, यानी
जैसे ओले पढ़े उस समय क्या काम करना था, थाली वगैरह बजाने थे। ओली ब्राह्मणों के लिए गांव में अनाज के रूप में दस्तूर निर्धारित किए गए और घरों का कार्य करने के लिए छोड़े व छोड़ियों की नियुक्ति की गई। ओली ब्राह्मणों के लिए क्या किया गया, गांव में अनाज के रूप में क्या दिया जाने लगा, दस्तूर दिया जाने लगा। और घर में जो काम करते थे क्या, उनको कहा जाता था छोड़े या छोड़िया, यानी लड़के को क्या कहा जा रहा है, छोड़े कहा जा रहा है, और लड़कियों को छोड़िया छोड़िया। इस तरह सीरा के विजय के बाद अस्कोट, दारमा व जौहार रुद्रचंद के अधीन हो। सीरा डीडीहाट से रुद्रचंद के भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए थे। रुद्रचंद के भूमि संबंधी दस्तावेज सीरा डीडीहाट से प्राप्त हुए। रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई और इसमें ब्राह्मणों के गोत्र एवं पारस्परिक संबंधों का वर्णन किया था। रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए क्या किया था, त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई और इसमें क्या किया था, ब्राह्मणों के गोत्र, आपने देखा होगा अभी भी गोत्र चलते हैं, कौन किस गोत्र से बिलोंग करता है, एवं पारस्परिक संबंधों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। रुद्रचंद ने समस्त सामान्यतः जनता के लिए पौड़ी 15 विश्व कहा। क्या कहा, रुद्रचंद ने समस्त सामान्य जो जनता थी इसके लिए क्या कहा, पौड़ी 15 विश्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किसने समस्त जनता के लिए पौड़ी 15 विश्व कहा, ये कहा था रुद्रचंद ने। चंदों के समय भूमि के मालिक को थातवान कहते थे। क्या कहते थे, जब चंदों का शासनकाल था, जब चंदों के समय भूमि के जो मालिक होते थे इनको क्या कहा जाता था, थातवान कहा जाता था। गांव से अनाज का 1/6 यानी 1/6 भाग वसूल कर राजधानी पहुंचाने का कार्य कैनी खसों को दिया गया। गांव से अनाज का जो है 1/6 जो भाग था वसूल करके राजधानी पहुंचाने का कार्य कैनी खसों को दिया गया कि जो ये अनाज है आप कहाँ पहुंचाएंगे, राजधानी में पहुंचाएंगे। रुद्रचंद ने राज्य के कुछ युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर और काशी भेजा था। रुद्रचंद ने राज्य के क्या किया था, युवाओं को कहाँ संस्कृत अध्ययन के लिए कहाँ भेजा था, कश्मीर और काशी भेजा था। रुद्रचंद के समय 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई थी। रुद्रचंद के समय 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई थी। त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, सैनिक शास्त्र, ययाति चरित्रम व उषा राग गोदे। तो 3 जो है संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई थी। एक है, पहला है त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, दूसरा है सैनिक शास्त्र और तीसरा है ययाति चरित्रम व उषा राग गोदे। सैनिक शास्त्र पक्षी आखेट पर आधारित पुस्तक थी। सैनिक शास्त्र किस पे आधारित थी, पक्षी आखेट पर, यानी पक्षियों को मारना, आखेट यानी शिकार करना। और रुद्रचंद के समय हमने देखा कि अब क्वेश्चन बनेगा कि किसके समय जो है 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई थी, तो किसके समय में हुई थी, ये हुई थी रुद्रचंद के। कौन कौन से, ये हुए थे त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, सैनिक शास्त्र, ययाति चरित्रम और उसारा गोदे। रुद्रचंद विश्व इतिहास का प्रथम शासक था जिसने स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का प्रसार किया था। क्या इतिहास का ऐसा प्रथम विश्व इतिहास का ऐसा प्रथम शासक था जिसने क्या किया था, स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का यहाँ पे क्या किया था, प्रसार किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, रुद्रचंद ब्राह्मणों को निम्न वर्गों में बांटा। चौथानी ब्राह्मण उच्च जाति के ब्राह्मण होते थे। तिथानी ब्राह्मण, इन्हें जो है पंचबीड़े ब्राह्मण भी कहा जाता था। और पितले ब्राह्मण यानी इनको हलिये कहा जाता था, जो क्या होते थे, हल लगाने वाले होते थे। और जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते थे उस समय क्या था, इनको हल लगाने का अधिकार नहीं था। ये हल लगाएंगे तो ये क्या है, ये हलिये हो जाएंगे, पतले ब्राह्मण। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इसके बाद जो है उसके बाद इन्होंने क्या किया था, अन्य जाति में। तो सबसे पहले क्या किया था, ओली ब्राह्मण क्या था, यानी ओली पढ़ने पर थाली बजाकर सतर करना था। उसके बाद इन्होंने छोड़े नियुक्त किए, राजा दरबार में सेवा करने का कार्य। और पौड़ी 15 विश्व यानी से समस्त जनता को इन्होंने पौड़ी 15 विश्व भी कहा था। यहाँ पे जो था, यहाँ पे कि त्रैवर्णिक धर्म निर्णय पुस्तक थी। तो यहाँ पे जो है साम्राज्य का वर्णन मिलता है
जिसमें विलियम फिंच ने त्रैवर्णिक धर्म निर्णय पुस्तक में रचना की कि रुद्रचंद की पुस्तक है जो कौन सी धर्म निर्णय पुस्तक की। तो इस पुस्तक में जो है रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था को जो है जातियों और वर्गों में विभक्त किया, जैसे ब्राह्मणों में भी उच्च ब्राह्मण निम्न ब्राह्मण वर्ग बनाए और इस प्रकार जो है अलग अलग जातियों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया था। तो त्रैवर्णिक धर्म निर्णय पुस्तक किसकी है? ये है आपकी रुद्रचंद की। रुद्रचंद के 4 संस्कृत ग्रंथ हमने देखे थे। पहला था यथा उषारोग्योदय, यह पुस्तक राजनीति प्रशासन से संबंधित थी। सैनिक शास्त्र शिकारी आखेट कला से संबंधित थी। ययाति चरित्रम, यह एक संस्कृत नाटक था। और त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, यह एक धर्मशास्त्र था। रुद्रचंद के जो है 2 पुत्र थे जिनके नाम शक्ति गोसाई था और लक्ष्मीचंद था। शक्ति गोसाई जन्म से ही क्या था? दृष्टिहीन था। अब आ जाते हैं हम लक्ष्मीचंद पे। यहाँ पे फ्रेंड्स हम ऐसे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लक्ष्मीचंद यानी 46वें राजा जो चंद हुए थे लक्ष्मीचंद, इनका हम नेक्स्ट स्लाइड में अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। और आज हमने यहाँ पे जो रुद्रचंद हो गया, रुद्रचंद के जो किले हो गए, इनके द्वारा जो वर्गों में किस तरह से बांटा गया, कौन से ग्रंथ थे, इनका हमने यहाँ पे अध्ययन किया। और यहाँ इससे अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। इसी तरह के आप वीडियो चाहते हैं या आप अन्य कोई भी अगर आप इसमें सुधार चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।